एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। अब हमारा प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है। एक प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं जिसमें सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चन थे 20, और इसमें भी मिक्स क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन का ये हमारा सेट है। तो चलिए हम प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर या कोड डैश के लिए दिया गया है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कौन सी दक्षता की बात हो रही है। एफएलएन में जो दक्षता आधारित शिक्षा की बात कही गई है, ये उस दक्षता की बात हो रही है। अब ये जो दक्षताएं हैं ये एनसीईआरटी ने क्लास वाइज अलग अलग स्टेट की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी वहाँ की संस्कृति है उसके हिसाब से जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज़रूरी दक्षताएं हैं वो निर्धारित की हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। अब हमारा जो एफएलएन है, एफएलएन आपको पता है दो चीज़ों पर काम कर रहा है, मैथ्स पर और लैंग्वेज पर। तो दोनों की ही दक्षताएं बनाई गई हैं। अब ये जो दक्षताएं हैं उनके लिए ये कह रहा है कि कोड किस लिए दिया गया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या है और कैसे वो कोड काम करता है, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, ये जो कोड है वो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, H402 और M314। सपोज़ ये कोड है, तो ये कह रहा है कि ये सब किस लिए है। और तो ये जो है H तो हमारा इंडिकेट करता है हिंदी को, M मैथ्स को। दो के ही दक्षताओं पर काम चल रहा है। जो पहली डिजिट आती है वो है हमारी क्लास की, ये 4th क्लास के बारे में बात हो रही है, 3rd क्लास के। और ये 02 यानी कि दूसरी दक्षता, और ये 14 यानी कि 14वीं दक्षता। क्लास 3rd तक 14 दक्षताएं एनसीईआरटी ने बनाई हैं, और 5 और 6 में ये बनाई है 16 दक्षताएं। आगे 8 तक भी 16 दक्षताएं हैं। तो देखिए, ये हुई दक्षता और ये हुए इनके कोड। अब ये पूछ रहा है कि ये किस लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा सरल पहचान करना और संदर्भ। दूसरा है सीखने के प्रतिफलों को क्षैतिज ढंग से व्यवस्थित करना, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल तरीके से उसको अरेंज करना। और तीसरा है सीखने के प्रतिफलों को पदानुक्रमित करना, यानी कि उनको सीरियल वाइज ऐसे लगाना, इस तरह से रखना कि एक के बाद एक आए। तो देखिए, जो ये दक्षताएं हैं, ये जो कोड दिए गए हैं, इनका इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा 1 2 3 ऐसे लाइन से ही सीखे। नहीं, जो बच्चा जिस भी तरीके से, जिस भी दक्षता पर आपको लगता है कि पहले प्राप्त कर लेगा, आप उस पर काम कर लीजिए। हो सकता है कि जो बच्चा है वो तीसरी दक्षता, जो सपोज़ मैथ्स की तीसरी दक्षता, उसको आपको लग रहा है कि ये बच्चा जल्दी अचीव कर लेगा, तो आप उसकी तीसरी पर काम कीजिए। तो ये तो हो नहीं सकता जो सी ऑप्शन है कि एक के बाद एक नहीं, एक के बाद एक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा सीखे, जहाँ से सीखे वहाँ से सिखाइए, ठीक है। अब केवल इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सही है ए। ये इसकी पहचान के लिए है कि कोड देखते ही जो आपको, जो क्लास में कोई पूछने भी आया, सपोज़ कोई देखने आया कि भाई बच्चे को क्या क्या आ रहा है। देखिए, इसमें ना ये जो कोड है ये सब कुछ ना ये अभिभावकों को भी पता होने चाहिए। जो हमारा एफएलएन है उसमें ये कहा गया है कि ये जो दक्षताएं हैं ये सब जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, स्कूल के जो भी हमारे एसएमसी के मेंबर्स हैं या अभिभावक हैं, उन सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके बच्चे को इस क्लास में क्या सीखना है। तो ये जो है उनकी पहचान के लिए, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, सरल पहचान करना और उसका संदर्भ करना, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। प्रतिफल यानी कि जो आउटकम्स हैं वही दक्षता आधारित ही बात हो रही है, उसी में ये लर्निंग आउटकम मैंने आपको बताए थे आते हैं। तो कि ये क्या प्रदान नहीं करती, जो नहीं करती वो हमें ढूंढना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन ए बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिल्कुल करती है, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन, यानी कि पास या फेल बताना है बच्चे को। चलिए अगला भी पढ़ लेते हैं। उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं, बच्चे को एक्टिव रखना तो है ही ज़रूरी। तो देखिए, ये जो आकलन पद्धति है, जो ये लर्निंग आउटकम वाला जो हमारी सिस्टम चल रहा है, ये जो है ये पास फेल के रूप में बिल्कुल भी आकलन नहीं करता। इसमें पास फेल होता ही नहीं। अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो ठीक, नहीं सीख रहा है तो उसके लिए आप कोशिश करते रहिए, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हमारा बी है ये ठीक है कि ये उत्तीर्ण यानी कि पास फेल का उसमें कोई सिस्टम नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सी दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा
छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, या फिर बी विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर, सी जो है छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। तो देखिए ये भी नहीं वाला क्वेश्चन है, तो ये देखिए क्या क्या होता है। तो ये भी होता है विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति पर निर्भर कम रह जाते हैं, और वास्तविक जो हमारा जीवन है उसे अपने ज्ञान से जोड़ पाते हैं, ये भी होता है। तो देखिए इसमें ये जो ऑप्शन है कि छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा उच्च अंक प्राप्त ना करे तो और कर भी ले, दोनों बात है। लेकिन ये तो दो बिल्कुल डेफिनेटली इसमें आते ही हैं कि बच्चे वो चाहते हैं बच्चा रटे भी ना, और जो उसको आता है वो उसे अपनी रियल लाइफ से उस नॉलेज को जोड़ सके। ये तो उनके कहना चाहिए कि ये सब करने के लिए तो ये शिक्षा दक्षता आधारित शिक्षा आई है। तो ए ऑप्शन, इसमें हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि उच्च अंक प्राप्त करने का इसमें कोई मैटर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। FLN का तीसरा वर्ष किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्री स्कूल 3, बाल वाटिका या किंडरगार्टन। 3 ऑप्शन है। देखिए तीनों ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों लगभग सही लग रहे हैं। हाँ भाई, प्री स्कूल 3 भी ठीक लग रहा है, बाल वाटिका किंडरगार्टन यानी कि KG भी बच्चा इससे क्लास 1 से पहले ही करता है। तो देखिए FLN में इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है बाल वाटिका। जब बच्चा जो FLN में 3 साल कक्षा 1 से पहले जब 3 साल बिताएगा, तो जब तीसरी स्टेज पर आएगा तब वो बाल वाटिका उसको नाम दिया गया है। अब अगर एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी वजह से कोई बच्चा कक्षा 1 से पहले उन 3 सालों को नहीं कर पाता, तो भी कक्षा 1 में जब वो एडमिशन लेता है तो 3 महीने के लिए बाल वाटिका प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे कि बच्चा जो है कक्षा 1 के लिए तैयार हो सके, और जो बच्चा पहले से 3 साल पढ़ के आया है उसके साथ वो कहना चाहिए उसके साथ ही लगकर पढ़ ले। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बाल वाटिका FLN का तीसरा वर्ष। आप जरूर ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन इस बार जरूर आने वाले हैं FLN से और इससे संबंधित, है ना। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? नहीं है ये देखना है हमें। ठीक है, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना, बच्चों का प्रभावी संचारक बनना, बच्चों का संबंध विद्यार्थी बनना और तत्कालिक माहौल से जुड़ना, या फिर बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वो इस तरह के क्वेश्चन है जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली ये गलत होने के चांसेस रहते हैं। वो कैसे कि आप देखेंगे कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात हो रही है, FLN की बात हो रही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए बच्चों का प्रभावी पाठक बनना, कि हाँ भाई जब साक्षरता की बात हो रही है तो पाठक तो हम अच्छा बनाना चाहते ही हैं, ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों का प्रभावी संचारक बनना। संचारक मतलब संप्रेषक। संप्रेषक क्या होता है या संचारक क्या होता है? संचारक वो होता है जो जब बच्चा अपनी भावनाओं अपने विचारों को मौखिक रूप से बता सके, अपनी बात को अच्छे से कह सके, है ना। तो ये तो भाई आपको चाहिए ही, ये भी ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों का संबंध विद्यार्थी बनना और तत्कालिक माहौल से जुड़ना। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है, बच्चा हमेशा संबद्ध विद्यार्थी क्या होता है? जो सीखने के प्रति हमेशा उत्साहित रहता है ना। तो ये तो हम चाहते ही हैं। और तत्कालिक माहौल से जुड़ना यानी कि अपने आसपास के माहौल से जुड़ना, ये भी शिक्षा की एक बहुत ज़रूरी आजकल है कि भाई जो भी हमारी नॉलेज है उसे, जो हमारा वास्तविक ज्ञान है उससे, मतलब जो हमारी रियल लाइफ है उससे जोड़ना है, तो तत्कालिक माहौल से जुड़ना है, ये भी सही है। बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना, तो वैसे तो ये भी है, लेकिन हमें जहाँ तक अगर हमने ये नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन नहीं देखा है, या हमें विकासात्मक लक्ष्य नहीं पता है, तो 90% चांसेस हैं कि आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना। आपको लगेगा कि ये तो स्वास्थ्य संबंधी बात है, इसमें यही होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को प्रभावी पाठक बनाना। जो हमारे 3 लक्ष्य हैं, इसके विकासात्मक लक्ष्य जो हैं FLN के विकासात्मक लक्ष्य ही 3 हैं, और वो तीनों ये है BCD।
ठीक है, सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है, स्वास्थ्य और कल्याण, जो हमें लग रहा था कि शायद FLN का इससे कोई मतलब ना हो, ये पहला लक्ष्य है। ठीक है, दूसरा ये है, यानी कि बच्चा तो पहले स्वस्थ हो और खुश हो रहे, है ना, खुशहाली उसमें रहे। इसका स्वास्थ्य कल्याण और कल्याण की जगह आपको खुशहाली बनाना भी मिल सकता है कहीं लिखा हुआ। तो ये तो सबसे मस्ट है, सबसे पहले विकासात्मक लक्ष्य ही यही है कि बच्चा हेल्दी हो, खुश रहे। ठीक है, दूसरा वो अपनी बात कह सके, ये दूसरे नंबर पे आता है। जब बच्चा अपनी भावनाएं बताएगा, सही से अपनी जो वो चाहता है वो बता पाएगा, तभी वो कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी उसका दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा ये है कि वो जो विद्यार्थी है वो सीखने के प्रति हमेशा उत्साहित रहे और जो सीखे उसे अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ सके। तो ये तीनों ही विकासात्मक लक्ष्य है। लेकिन FLN में भाई ये तो बहुत अच्छा है कि वो एक प्रभावी पाठक बन जाए, लेकिन हमारे जो विकासात्मक लक्ष्य है वो ये 3 हैं। प्रभावी पाठक बनाना उसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इस बार 100% आने वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। साक्षरता है, लिटरेसी है क्या? ऑप्शन ए, भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया। अच्छा, भाषा सीखने की तो प्रक्रिया है ही। चलिए अगला देख लेते हैं। स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया। देखिए इस तरह के ऑप्शन तो आप तुरंत काट दीजिए क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, एक जटिल विकास प्रक्रिया, बहुत कठिन प्रक्रिया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो इन क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन में तो आप उलझ ही जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उम्मीद तो यही है कि उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप इनको करते रहिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। चलिए खैर, हम अपना इसका देखते हैं कि साक्षरता क्या है। तो देखिए, वैसे तो सीखने की प्रक्रिया भी है, ये बहुत कठिन भी हो सकती है ना। तो ऑप्शन बी तो हमने कट कर दिया, ए, सी और डी में से। तो साक्षरता जो होती है, देखिए मुश्किल तो होती है, सही बात है, और एक मुश्किल तो इसमें भी लिखा है, तो वो एक जटिल के साथ साथ एक विकास प्रक्रिया भी होती है। विकास से मतलब बच्चा सीख रहा है ना, विकास हो रहा है उसका। तो ये एक जटिल विकास प्रक्रिया होती है साक्षरता। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो चलिए अगला देख लेते हैं। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? सचेत रूप से, ऑप्शन है सचेत रूप से पढ़ने पर, अर्थ ग्रहण पर, मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास, या फिर मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि संज्ञानात्मक पहलू होता क्या है। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान यानी कि सोच, कि भाषा का सोच से क्या मतलब है। ठीक है, कि वो सचेत रूप से पढ़े, यानी कि बिल्कुल ध्यान से पढ़े, ये है, या फिर अर्थ ग्रहण करता हुआ पढ़े, या फिर मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास, और या फिर मानसिक प्रक्रियाएं एवं रणनीतियाँ। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन ये जो है मानसिक प्रक्रियाओं, जब बच्चा भाषा को सोच कर करेगा, यानी कि सोच उसकी विकसित होगी। ठीक है, तो विकसित होने में मानसिक प्रक्रियाएं होंगी और उसको स्ट्रेटेजीज से काम कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, केवल मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास हो ऐसा तो इससे तो काम नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से पढ़े, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अर्थ ग्रहण पर ये मे भी आपको लग सकता है, लेकिन ये जो संज्ञानात्मक पहलू जो है वो हमारा मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर केंद्रित होता है, यानी कि दिमाग में जो हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं, जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उन पर। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या होता है? इस तरह का, जैसे क्लासेस में आजकल आपने देखा होगा ना, बच्चों की चारों तरफ कुछ कुछ चित्र बने रहते हैं, कोई विज्ञापन बना है, कैलेंडर बना है, या कुछ कहानियाँ लिखी हैं, उस तरह का जो होता है, यानी कि एक चित्रों के जो जिसमें चित्र बने होते हैं उस तरह का, या लिखा होता है दीवारों पर, उस तरह का वातावरण की बात कर रहे हैं। कि ये क्यों अब जरूरी हो गया है? आपने देखा होगा स्कूल्स में हर जगह दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा है, तो ये क्यों अनिवार्य हो गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है। बी ऑप्शन है, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
इससे कक्षा आकर्षक और रंगीन बन जाती है, बातचीत करने में सहजता होती है। तो देखिए कक्षा को केवल रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए तो ये काम करेंगे नहीं, वैसे बनती है, ऐसा नहीं है कि बनेगी नहीं, आकर्षक और रंगीन होती है, बच्चों को अच्छी भी लगती है, लेकिन केवल इसी के लिए नहीं। बातचीत करने में सहजता, इससे तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो अब कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है या बातचीत करने में, दोनों ऑप्शन लगभग सेम है। तो ऑप्शन बी जो है कि समझ के साथ पढ़ने में, जब बच्चा किसी चित्र को देखेगा तो वो जब उसे पढ़ेगा तो चित्र से समझेगा भी, है ना, कि कैसे बताऊँ, सपोज देखिए कक्षा में बना है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का कोई डायग्राम बना है और उस पर नाम लिखे हैं, तो बच्चा जो है समझ के साथ पढ़ेगा, यानी कि बच्चा समझ भी रहा है उसे कि ये लिखा क्या है और देख भी रहा है चित्र को, तो उसको समझ भी आ रहा है और पढ़ भी रहा है ना। तो समझ के साथ पढ़ने के लिए वो उसे प्रेरित करेगा कि जो चित्र है वो उसको रिलेट करेगा वहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, RTE 2009 की कौन सी धारा शिक्षक का दायित्व तय करती है? धारा 24, धारा 12, धारा 27 या धारा 26? तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनका आंसर नहीं दे सकते हैं। जो धाराएं हैं इनकी RTE 2009 वाली मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख ले। उसमें हर एक धारा में क्या लिखा गया है वो सब काम है। तो जो धारा 24 है उसी में हमारे शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है। जो धारा 12 है उसमें तो निजी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें जो SC ST OBC की जो दिव्यांगों की जो सीट होती है ना 25%, उसके बारे में कहा गया है। तो ये तो धारा 24, ऑप्शन ए। चलिए अगला देख लेते हैं कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कौन सा है। मानसिक पीढ़ी का जो प्रथम ज्ञान है, यानी कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? अभिप्रेरणा, प्रेरणा, अधिगम या संवेदना? तो देखिए प्रेरणा, सीखना या अभिप्रेरित होना सब बाद की बात है। सबसे पहले क्या आता है? बच्चों को संवेदना, संवेदना यानी कि अनुभूति, उनको कुछ महसूस होगा उसके बाद ही सब कुछ होगा। उनको जब महसूस होगा उसके बाद ही वो उनको अच्छा लगेगा या वो सीखेंगे, उसके बाद ही वो प्रेरित होंगे किसी चीज़ से। तो सबसे पहला जो काम जो ज्ञान है वो है संवेदना, यानी कि बच्चों को महसूस होनी चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी ठीक था इसका 10 का। चलिए 11 का देख लेते हैं, डाई से क्या तात्पर्य है? तो देखिए डाई जो है, मैं सीधा आंसर बता देती हूँ इसका, डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ, ये गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, डाई एक्टिविटीज़ जिनको बोलते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बच्चा खुद करके देखता है। जैसे कि हमने बच्चे को कह दिया कि बीज से पौधा उगता है, तो वो क्यों विश्वास करेगा बीज से पौधा उगता है? तो डू इट योर सेल्फ, बच्चे को कहो कि आप करिए, अगर वो करेगा पौधा उगेगा 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी उगेगा, तो उसको हमेशा मतलब ये चीज़ बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए है? पूर्व प्राथमिक स्तर 1, 2, 3। देखिए अभी इसका अपोजिट क्वेश्चन आया था पहले वाला, तो मैंने आप उसमें ये था कि FLN का तीसरा वर्ष क्या कहलाता है? बाल वाटिका। अब ये पूछ रहा है कि बाल वाटिका कौन सा है, तो पूर्व प्राथमिक स्तर जो है उसका तीसरा, वो ये पहला अपोजिट क्वेश्चन था इसी उसमें PDF में ऊपर, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा कोई सहायता न दी जाए, पूरी कक्षा का एक साथ पढ़ना, या फिर शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाए। तो देखिए जो संयुक्त रूप से पढ़ना होता है, जब एक शिक्षक बार बार मदद करता है पढ़ने में, तो उसे संयुक्त रूप से पढ़ना कहते हैं। यानी कि संयुक्त कौन हो रहा है? शिक्षक और बच्चा, पूरी क्लास नहीं हो रही है। और स्वतंत्र रूप से पढ़ना किसे कहते हैं? जब बच्चे को बहुत या ना के बराबर सहायता दी जाए, वो स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जाता है हमारा सी। चलिए अगला देखते हैं, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ हैं अलग होती हैं, परस्पर समानांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, और परस्पर संबंधित होती हैं। तो देखिए
पढ़ना और लिखना अलग तो होती नहीं, लेकिन संबंधित होती हैं कि जब पढ़ेगा तभी लिखेगा, लेकिन ये जो होती हैं ये पैरेलल चलती हैं कि ये जैसे पढ़ने के क्रम होता है वैसा ही लिखने का क्रम होता है, यानी कि दोनों ही क्या होती हैं, क्रमबद्ध गतिविधियाँ होती हैं, है ना। इनके अगर एक स्टेप आपका मिस हो गया, सपोज दूसरा स्टेप मिस हो गया, तो तीसरे पे जाने में आपको दिक्कत होगी। कौन से स्टेप? वही जो पढ़ने और लिखने के हैं, जैसे पढ़ने का है ना, कि बच्चा जो है पहले ध्वनि सीखेगा, अक्षर सीखेगा, फिर शब्द, तो स्टेप वाइज चलते हैं, है ना। और अगर लिखने में है तो सबसे पहले उभरता लेखन होता है। उभरता लेखन क्या होता है? आड़ी तिरछी जब बच्चे लाइन खींचते हैं उसे, ऐसे ही जो बच्चा इस तरह की लाइनें खींचता है उसे उभरता लेखन बोलते हैं। उसके बाद वो अक्षर पे आएगा, है ना। तो ये सब स्टेप वाइज होता है, तो ये गतिविधियाँ जो पैरेलल चलती हैं, ठीक है। अगला देखिए, पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। पढ़ना जो है डैश की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है अर्थ निर्माण, उच्चारण, अर्थ ग्रहण या आवाज़ के उतार चढ़ाव। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उच्चारण के लिए पढ़ना अनिवार्य हो, ये भी नहीं है। केवल हमारा जो कंफ्यूज हमें कर रहा है वो है अर्थ निर्माण और ग्रहण। तो देखिए पढ़ना जो है अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि उसको वो अपने दिमाग में निर्माण कर सके, बच्चा पढ़ते हुए अनिवार्य रूप से वो समझ सके कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका क्या अर्थ है, उसको बना सके अपने दिमाग में, उसका निर्माण कर सके। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें ए ठीक है। तो ये जो 15 क्वेश्चन की जो आपको PDF मिली है, तो आप इसे अच्छे से देख लिए। टेलीग्राम में मैं इसको सेंड कर दूँगी विद आंसर। जब एग्ज़ाम होगा उससे 2-3 दिन पहले आप एक बार इसको PDF में रिवाइज़ कर ले। वैसे तो ऑप्शनल में एक बार देखने से आपको याद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं EVS वाली क्लास में। ओके, थैंक यू।